शारदा कथकालय मेरे डांस इंस्टीट्यूट का नाम है कि जैसे उनकी कुंडलियाँ मैच करती थी, हॉरोस्कोप इतना कोई नहीं देखता। और गिनीज बुक की जो टीम आई थी, टैलेंट है तो अप्रोच की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दी इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, उसमें से आपने कथक के बारे में थोड़ा बहुत बताया कि उसका ओरिजिन का थोड़ा सा पार्ट, तो थोड़ा सा जो है ओरिजिन एग्जैक्टली कहाँ से हुआ था। और इसमें जैसे म्यूज़िक्स में घराना होता है, तो इसमें भी कुछ ऐसे घराने वाला चीज़ है क्या? बिल्कुल होती है। घराना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप कोई भी आर्ट फॉर्म सीखते हो तो आप उसको कैटेगराइज कैसे करोगे। पहली चीज़ ये हो गई। सेकेंडली, घराना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप कथक करते हो, स्टेप्स होते हैं, हर घराने के स्टेप अलग होते हैं। किसी घराने का पैर का काम बहुत अच्छा है, कोई घराना अपने भाव और सोफिस्टिकेशन के लिए फेमस है, कोई घराना दोनों चीज़ों के लिए फेमस है, और कोई घराना सबकी सिमिलैरिटी को थोड़ा लेकर अपने आप में उसको एक घराना बना दिया है। तो अराउंड कितने घराने होंगे? 4 घराने हैं। ओके। जैसे अगर मैं सोफिस्टिकेशन की बात करूँ तो सबसे पहले लखनऊ घराने को बोला जाता है, जो पंडित बिरजू महाराज जी का है। ठीक है। उसके बाद मैं अगर बोलती हूँ कि अगर कहीं पे वीर रस प्रधान है, मतलब एकदम पावरफुल बोल सकते हो उसको, या फिर डांस में बहुत तेज़ी दिखाते हैं बोलते हैं, मतलब डांस की टर्मिनोलॉजी में अगर बोले कि अरे बहुत लेज़ी सा मत डांस करो यार, अच्छी फुर्ती दिखाओ इसके अंदर, तो वो है आपका जयपुर घराना। जयपुर घराना, क्योंकि जैसे योद्धा कैसे होते हैं ना, एकदम फास्ट रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं, और बहुत उनके अंदर एंथुजियाज्म ज़्यादा होता है। वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था, एंथुजियाज्म होता है उनके अंदर। तो वो होता है आपके जयपुर घराने के अंदर। पैर का काम, चक्कर, हाथ सब कीन और परफेक्ट होने चाहिए। फिर आता है आपका बनारस घराना। उसमें भी आपकी ठुमरियाँ बहुत फेमस होती है, जैसे लखनऊ की होती है। भाव पे बहुत उसमें काम होता है। और फिर ये सारे घरानों की थोड़ी अच्छी क्वालिटीज़ मिला के रायगढ़ घराना बनता है। तो आपका रायगढ़ घराने से है ना? हाँ, मैंने जो डांस फॉर्म सीखा, मतलब डांस फॉर्म की जो शैली मैंने अडेप्ट की है। हाँ। कथक में चक्कर ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है तो ओवरऑल चक्कर ही। चाहे आप हाथ खोल के लगाओ, आप 1 पैर का चक्कर लगाओ, आप 5 पैर का चक्कर लगाओ, आप 3 पैर का चक्कर लगाओ। हाँ। चक्कर तो सब में लग रहे हैं, लेकिन हाथ का रख रखाव, जो सबसे पहला पोजीशन कथक में होता है, उत्पत्ति, ओरिजिन, जब हम दोनों हाथों को साथ में रखते हैं, सारे स्टेप्स वहीं से निकलते, सारे स्टेप्स वहीं से बनते हैं। हाँ। तो उसको बोलते हैं उत्पत्ति, है ना, ओरिजिन है वो हर चीज़ का। चक्कर का ओरिजिन भी है, तोड़े का भी है, मुद्रास का भी है, हर चीज़ का। तो वो सबका सोफिस्टिकेशन अलग होता है। आप लखनऊ घराने की अगर टीचर से डांस सीख रहे हो तो आप वहाँ पे जयपुर घराने के हस्तक यूज़ करके अगर खड़े हो जाओगे तो उनको लगेगा आपको डांस नहीं आता। उनको लगेगा बेटा किसी को थप्पड़ नहीं मारना है। अगर मैं ऐसे भी करके दिखाऊं कि अगर मैंने ऐसे किया फास्ट, हाँ, मतलब मैंने ऐसे ये ऐसे किया, और यही मैं लखनऊ में करूँगी तो सॉफ्ट, मेरे फेस पे भी एकदम सॉफ्टनेस आई, हाथ भी सॉफ्ट दिख रहा है, कीनली अपने खड़ा हुआ है। अगर मैं यही चीज़ दूसरे घराने में करूँगी तो वो कहेंगे सिर्फ सॉफ्टनेस से काम नहीं चलेगा, इसमें तेज़ी भी लाओ और सॉफ्टनेस भी लाओ। और अगर मैं रायगढ़ की कोई बंदिश करूँगी मेरे घराने की खड़ी होके, मेरा घराना जो है वो कविता अंग, यानी कविता पे सबसे ज़्यादा राजा चक्रधर सिंह जी, जो हमारे घराने के राजा जी कहे जाते, राजा जो प्रिंस, उन्होंने इस घराने में म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस किया, डांस को इंट्रोड्यूस किया। वो बहुत अच्छे वादक थे, बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। वो रायगढ़ में आसपास पूरी ब्यूटी, फॉरेस्ट के बीच में जो महल है उसको देख के, अब जैसे कि दल बादल परन, दल बादल यानी कि
बादल की गड़गड़ाहट, नेचर को देख के उन्होंने एक परन बनाई। तो वो परन को सोच के, मतलब मौसम का हाल देख के उन्होंने एक परन मतलब कथक के फॉर्म में लिख दिया। कितनी बड़ी बात है। सही बात है। हाँ, ये तो सिर्फ एक बहुत माइन्यूट सा मैं आपको अंग बता रही हूँ कि जैसे अब उसके बोल ही आप सुनोगे तो नगन दे दे तड़न तादा किड़ दे 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 धड़न किड़ तक धगन कर थगन कर तिट तिट दिट दिट ट्रांत किड़ तक दिगन नाड़ दे तड़न था तादा किड़ तक गिड़ तगन दग तिट दिन ताने था तादा किड़ तक गिड़ तगन दग तिट दिन ताने था तादा किड़ तक गिड़ तगन दग तिट दिन ताने था। तो आपको समझ में आएगा नगन धेत धेत मतलब बादल के बारे में आप बात कर रहे हो, उसकी गड़गड़ाहट की जो आवाज़ आ रही है। तो बिजली कैसे, विद्युत एकदम नीचे आ रही है, एकदम ऊपर जा रही है, दल बादल परन है जैसे ये, ऐसी चमक बिजली यानी बिजली चमक रही है, उस पर उन्होंने परन बना दी। मतलब कितने क्रिएटिव होंगे वो, कितने इनोवेटिव होंगे। मैं उस टाइम का अगर सोच रही हूँ, अभी तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं सोच सकते। तो इसलिए आपने जो एक क्वेश्चन पुटअप किया था ना कि क्या हम इसमें इनोवेशन लाए, हाँ। क्या आपको लगता है आज किसी के भी अंदर इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी कि कोई नेचर को देख के इतनी चीज़ें सोच के लिख ले? तो इसलिए मैं कहती हूँ जो गुरु ने सिखाया है उसको मन लगा के सीख लो, आप वैसी तर जाओगे। और दी हम आते हैं ओरिजिन की तरफ, तो हाँ। इसका ओरिजिन कैसे हुआ? इसका ओरिजिन जाने अनजाने हम सबको पता है, बस हमारा ध्यान नहीं गया है। वो ऐसे हमने लॉकडाउन में सबने रामायण देखी थी, हाँ, ठीक है। आपने एक प्रसंग देखा था लव कुश जी का, जो हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, वो क्या था? वो यही था, कथक। कथा कहे सो कथक, जो कथा कह के गाने और डांस के माध्यम से आपको सुनाई जा रही है, जन जन तक पहुंचाई जा रही है। कथाकार, कथा कहने वाला, वही तो कथक है। तो सबसे पहले कहाँ से ओरिजिन हुआ? उतने पहले से ही कथक है। कृष्ण जी जिन्हें नटवरी कहते हैं, कृष्ण जी जो थे रास लीला करते हैं, तो उसमें जो तोड़े होते हैं, थुन, थुंग, थुंगा, पखावज के जो बोल है, बांसुरी के जो बोल है, मृदंग के जो बोल है, कहाँ से आए? नटवरी का तोड़ा। सबसे पहले कृष्ण जी, शिव जी, तंडु मुनि ने जो हमारा 5वां वेद तैयार किया है, नाट्य वेद कहते हैं जिसको, नाट्य शास्त्र कहते हैं। आपका कथक हो, भरतनाट्यम हो, सब उसी पे बेस्ड है, उसी वेद पे 108 जो करण और अंगहार बताए गए हैं। भरतनाट्यम के जो आज भी पोजेस बनाए गए हैं, नटराज जो पोज है, तांडव पोज है, हाँ। लास्य, तांडव और लास्य क्या है? तांडव शिवजी ने जो डांस किया है। अब हमारे पास ये भी मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ जो रौद्र रूप में किया गया वही तांडव है। नहीं भाई, हाँ। नहीं, जो भी शंकर जी ने डांस अपने आप से किया है, जो खुश होते हैं, जो उनके पोजेस आए उनके दिमाग में, जो डमरू बजा के अपने खुश होके डांस किया, वो तांडव है। बेसिकली जो उनकी फीलिंग है, वो जैसे एक्सप्रेस कर रहा है। एग्जैक्टली, वो तांडव है, वो सारी चीज़ें तांडव है। लास्ट से क्या है? लास्ट से उनको देख के उनकी वाइफ को जो खुशी मिली, फिर उन्होंने डांस किया, उस पोजेस को उन्होंने सॉफ्टली किया, फेमिनिन तरीके से किया, तो वो लास्ट से हो गया। सबसे सिंपल तांडव और लास्ट से यही है। जैसे हमें 4 वेदों के बारे में पता था, हाँ, 5वां वेद पता पड़ गया। तो अगर नृत्य आप, वेद। हाँ, तो अगर आप इसलिए बच्चों को सपोर्ट कीजिए, अगर 5वें वेद के बारे में जानना चाहते हैं तो नाट्य शास्त्र, नाट्य वेद, डांस सिखाइए बच्चों को। इसमें कथक और भरतनाट्यम या और भी फॉर्म्स आते हैं क्लासिकल के? 8 फॉर्म्स है क्लासिकल के। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम तो जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था ना, हाँ हाँ हाँ, जब उन्होंने विष पिलाया था, करेक्ट। वो डांस फॉर्म तभी से तो इजाद हुआ है, वो उसी से इजाद हुआ है। तो सबकी अपनी एसेंस है। मैं नहीं कह सकती कि मैं कथक करती हूँ तो कथक बेस्ट है, नहीं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे भी अगर आपके पास शब्द ख़त्म हो जाते हैं, भाषा ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे आपका डांस, आपकी ऐसी कनेक्टिविटी है ना, अगर आप फॉरेन में भी हो और अगर उसे बीट्स की नॉलेज है, आप एज एन इंडियन इंग्लिश नहीं भी जानते हो, अगर आपको बीट्स की नॉलेज है, आप कनेक्ट कर लोगे, क्योंकि वो डांस रहेगा आपके बीच में एक कनेक्शन। तो इसलिए मेरे लिए तो घराने भी कोई मैटर नहीं करते, मेरे लिए कथक यानी सारे घराने।
मेरे लिए डांस यानी डांस है, कथक यानी कथक है। चाहे मुझे महाराज जी से सीखने का मौका मिला था, मैंने वहाँ भी सीखा। मुझे अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जैसे जयपुर घराने के गंगानी जी गुरुजी से सीखने का मौका मिला है, मैंने उनसे भी सीखा। अपने घराने के गुरुजी से भी मैं सीखती हूँ रायगढ़। तो मैं अपने आप को प्रिविलेज समझती हूँ कि अगर आपको कथक करना है, सबसे पहले आपको ये डिफ्रेंसिएशन ख़त्म करना पड़ेगा। आपके मन में ये भाव होना चाहिए मैं किसी भी गुरु से सीख रही हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ। तो इसलिए कथक तो स्टार्टिंग से ही है, आपकी लाइफ में कथक स्टार्टिंग से। अराउंड दी कितने मिनिमम एज होगी या मैक्सिमम एज होगी जब तक हम कथक सीख सकते हैं? ये तो पढ़ाई जैसा हो गया ना। हाँ। पढ़ने की कोई एज है क्या? नहीं। सीखने की कोई एज है क्या? नहीं। लेकिन मैंने 3 इयर्स की एज से सीखना स्टार्ट किया, तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो भी 3 इयर्स वाले ही आते हैं। फिर तो वो एंडलेस है, चाहे आप उसमें दादी जी भी काउंट कर लो, क्योंकि वो बच्चे को लेने आएंगी तो टाइम अगर है तो थोड़ा कभी वो सीखना चाहती हूँ उनके टाइम पे नहीं सीख पाई, तो इस थ्रू वो भी आ जाते हैं। किसी की मम्मी भी आ जाती हैं, किसी की भाभी आ जाती हैं, दीदी आ जाती हैं। तो नवधा कथकालय में सब ओपन है, सब आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही एज आपकी सीखने की यही होती है कि जब आप बच्चे को अच्छे संस्कार देना स्टार्ट करते हो ना, तो ये भी एक अच्छी साधना ही है। तो भले ही आप कोई भी डांस फॉर्म सिखाओ क्लासिकल, लेकिन उन्हें छोटी एज से सिखाना स्टार्ट कर दो। इससे हम अपने क्लासिकल ओरिजिन या हमारे एशियन टाइम से कनेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल, क्योंकि आपके जो भी कल्चर है, आप उसके बारे में ऐसे बैठ के उनको रटंत विद्या नहीं दे सकते हो कि आप बैठो और रॉट लर्निंग करो, वो समझेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप उन्हें डांस में बोलोगे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, इसका मीनिंग क्या है बेटा, ये स्टेप में आप ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप सुदर्शन चक्र से विष्णु जी को डिनोट कर रहे हो। तो उससे ये आपको समझ में आएगा कि जो आप कर रहे हो उसका एक स्पेसिफिकेशन है, सिर्फ आप स्टेप नहीं कर रहे हो। बॉलीवुड चीज़ों में आप स्टेप्स करते हो, आपको मीनिंग बहुत बच्चों को नहीं पता होता है लेकिन क्लासिकल में आप अगर मुद्रा भी कर रहे हो, हाथ से मुद्रास भी बता रहे हो, तो मैं इसको ये नहीं बोलूँगी बेटा ये थंब है, नहीं, इसका भी नाम है अंगुष्ठ है। अंगुष्ठ है ना। और कोई मुद्रा अंगुष्ठ है, हम सीख सकते हैं दीदी? बिल्कुल, जैसे ये तो सबसे सिंपल है। अपन एक हाथ से अगर कोई मुद्रा कर रहे हैं तो ये असंयुक्त है, ठीक है, असंयुक्त। हाँ, बिकॉज ये कंप्लीट नहीं है, दिस इज नॉट कंप्लीट। हाँ, आप इसको एक हाथ से करो तो ये होगी पताका। पताका मतलब आप ये किसी को आशीर्वाद देने के लिए भी करते हो ना, ब्लेस करने के लिए भी करते हो, राइट। और दूसरी बात ये होती है पताका मुद्रा यानी कोई ध्वज झंडा फहराना है। डांस में आप हर बार तो प्रॉप्स यूज नहीं कर सकते हो इतना, मतलब हर एक पॉइंट पे आप प्रॉप्स नहीं कर सकते। अगर प्रॉप ही आपको यूज करना पड़ा तो फिर आप आर्टिस्ट क्या? एक्सप्रेशन से ही तो आपको समझाना है कि हाँ ये है, ये फ्लैग है, दिखना चाहिए फ्लैग है आपका, ठीक है। और अगर मैं बच्चे को सिखाती भी हूँ तो ये भी नॉलेज देती हूँ कि बेटा अनामिका फिंगर को डाउन करो, तब जाके आपकी ये दूसरी मुद्रा बनेगी, है ना। जैसे कि पताका, अब अनामिका नीचे हुई तो त्रिपताका, ठीक है। फिर अब बच्चे को नहीं पता है तो कुछ बच्चे बोल देते लिटिल फिंगर मैम, मैंने बोला नहीं, नो लिटिल फिंगर ये कनिष्ठिका है क्योंकि ये सबसे छोटी है। कनिष्ठ यानी छोटा, तो कनिष्ठिका को भी आप नीचे कर लो, ठीक है, तो बन गया पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, यस। अब तर्जनी, अब फर्स्ट फिंगर को बोलते हैं तर्जनी, ये होती है मध्यमा, तर्जनी, ठीक है। तो तर्जनी और मध्यमा को अगर हम ऐसे ओपन कर देंगे तो मैं बच्चों से ही पूछती हूँ कि ये क्या बना है, तो उससे वो क्रिएटिव भी होते और सोचते हैं थोड़ा, रटते नहीं है कि पताका, त्रिपताका, अर्धपताका। तो इससे बच्चों को याद रहता है कि ये है मैम ये तो सिजर जैसा दिख रहा है। हाँ, सही बात है, राइट, यू कैन कट, करेक्ट, सिजर जैसा दिख रहा है ना। करतरी मुख, इसलिए बेटा इसका नाम करतरी मुख है, क्योंकि ये काट रहा है। हाँ, लॉजिक है ना, करेक्ट, लॉजिक है, ये काट रहा है, हाँ, तो इसलिए करतरी मुख। तो इसलिए इतने फन तरीके से उनको मुद्रास भी याद हो जाती है, मीनिंग भी याद हो जाते हैं, जिसको हम विनियोग कहते हैं
कि उसका मीनिंग और उसके प्रयोग, यानी कि इसका हाँ। मीनिंग क्या है और इसको इसको कब क्यों प्रयोग यूज़ करते हैं। राइट, Okay. एग्जैक्टली। अब जैसे कि डांस में मैं बोलती हूँ कि बेटा मयूर वाली मुद्रा बनाओ, तो मैम मयूर कैसे बनाए, तो तुमने अच्छा मोर बनो, हाँ। मोर को देखा है ना। हाँ मैम, हाँ, हाथ हम कैसे करें, हाथ ऐसे उठा लेते हैं हम हाँ लोग। ऐसे उठा लेते हो ना, हाँ। तो लेकिन ये मयूर नहीं है। ओके। फिर आप ठीक है, मयूर बताइए तो कैसा? मयूर ऐसे बनाया जाता है हम लोग। ये हाँ? ओह, तो अब मैं बोलती हूँ कि अब इसमें मयूर वाली मुद्रा करो। अब कहीं स्टेप होता है भरतनाट्यम में, बच्चे ऐसे करते हैं, अब हम बोलते हैं ऐसे हाथ रखो, ऐसे हाथ रखो, नहीं। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है, आपको बच्चे को वहाँ पे अपनी मुद्रा याद दिलानी है, बेटा अलपद्म बनाओ। अलपद्म। यस, बिकॉज दिस इज अलपद्म, ओके। दिस मुद्रा इज नोन एज अलपद्म। हाँ। ये आधे एक हाथ से जो बनाया है मैंने, आधे में अलपद्म बनाया। अब मैं बोलूँगी दोनों हाथ से बेटा अलपद्म बनाओ, तो ये फ्लावर बन जाएगा। आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इजी, थोड़ा हमारे व्यूअर्स भी सीख सकते हैं इसके थ्रू। क्योंकि आपको हमेशा फन विथ लर्निंग सिखाना चाहिए, ताकि हाँ। वो आगे तक उनके माइंड में सेट हो जाए। हाँ, वो रटने की बजाय वो रटने की उनके बजाय। दिमाग में चले जाए। बिल्कुल। दी, हमने जर्नी जान ली, हमने बहुत सारी चीज़ें हमें पता पड़ी। इसमें इसके पीछे इंस्पिरेशन कौन था और क्या क्या चैलेंजेस रहे अभी तक आपके? और एक और चीज़, अभी तक का सबसे अच्छा मोमेंट आपके लिए, एक प्राउड मोमेंट कौन सा रहा? ये तीनों चीज़ें अगर मैं कंपाइल भी करूँ तो कम है। हाँ। क्योंकि इंस्पिरेशन वही होता है, जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये मेरे घर से ही मिला। मेरे मामा जी डॉक्टर नीरज राव, जो HOD थे रतलाम गर्ल्स कॉलेज के, तो मेरे मामा बहुत अच्छे वोकल आर्टिस्ट थे। उनका गाना इसलिए मैं नहीं तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे मामा जी थे। कोविड में अनफॉर्चुनेटली अभी हमने उनको लॉस कर दिया सेकेंड वेव में, लेकिन जो उनका पिच था मामा का गाने का, वो बहुत कमेंडेबल था। वो बहुत अच्छे गुरु भी थे और बहुत अच्छी संस्था से टीचर भी थे, जुड़े भी हुए थे। लेकिन मेरे जो नाना जी थे, अब उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे नाना जी थे। नाना जी मेरे क्लासिकल सिंगर थे, उन्होंने मामा को सिखाया। अब नानी के घर तो जाना होता ही है हर बच्चे का। हाँ। तो मेरे लिए भी एक वही हैप्पी गो प्लेस था। तो जो मैं देखती थी कि वो रियाज़ कर रहे हैं, मामा तबले का रियाज़ करते थे, गाते थे, नाना जी भी सिखाते थे। तो बच्चा बैठ के जो देखता है वही सीखता है, चाहे वो अच्छा सीखे चाहे बुरा सीखे। तो मेरा इंटरेस्ट भी वहीं से आया कि छोटे बच्चे को कुछ इतना डांस आता नहीं है, पहले 1 साल 2 साल के बच्चे को इतना आता नहीं है, वो बस कूदता है या फुदकते हैं बच्चे, राइट। बट मेरे अंदर पता नहीं वो इनबिल्ट कैसे था कि मामा बस तबला बजाना स्टार्ट करते थे, कुछ भी रिदम मामा बजाते थे मुझे बिजी रखने के लिए। और मैं ना एक एंड से दूसरे एंड तक चक्कर लगाती थी। मुझे टेक्निकली पता नहीं था कि मैं चक्कर लगा रही हूँ, बट बच्चे को स्पिन करना बहुत पसंद होता है ना, कि उनका फ्रॉक घूम रहा है तो वो उसको देखते थे। तो मैं ऐसे ही ना, मामा जी जब अपना रियाज़ करते थे, कुछ गाते थे, तो मैं भी बैठ के गाती थी, मैं भी डांस करती थी। फिर ये तो मम्मा के एंड से था। अब एक बैकग्राउंड ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा पारंगत है, सीखे हुए हैं। मेरी मम्मा ने भी 6th ईयर तक पूरा अपना म्यूज़िक का किया हुआ है, जो डिप्लोमा कहते हैं प्रभाकर कोविद। अब यहाँ पे डैडी के साइड पे क्या हुआ, मेरे दादाजी बहुत अच्छे सिंगर थे, लेकिन उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था, वो गॉड गिफ्टेड थे। वो जीन्स डैडी में ट्रांसफ़र हुआ। मेरे डैडी पूरे नेशनल लेवल पे बैंक के थ्रू जितने कंपटीशन होते थे सिंगिंग के, उन सब में फर्स्ट आते थे, और वो किशोर कुमार के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो डैडी जब मुझे चुप कराते थे तो वो ऐसे कुछ नहीं बोलते थे कि हाँ चुप हो जाओ, वो मुझे गज़ल सुनाते थे, किशोर कुमार के गाने सुनाते थे, तो मैं बहुत शांत और काम हो जाती थी। तो संगीत मैंने बचपन से ऐसे ही सीखा, और मैं जो देख रही हूँ मेरे लिए तो वही इंस्पिरेशन है। हाँ। तो मेरे पेरेंट्स ने जब देखा कि नहीं ये बहुत अच्छा डांस करती है, तो इसको एक दिशा देनी चाहिए। तो 3 साल की एज में मेरी मम्मा ने देखा कि नहीं मैं इसे कथक कराऊंगी, क्योंकि
मैं तमिलियन हूँ। अब भरतनाट्यम हर लोग सीखते हैं मेरे यहाँ तो, लेकिन मैंने कथक ऑप्ट किया। मम्मी ने कहा कुछ डिफरेंट सीखेगी ये तो अच्छा रहेगा। तो वैसे मैंने 3 इयर्स की एज से कथक में सीखा और मेरे पेरेंट्स ही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। और मैं ये अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि महाराज जी से भी जब मुझे सीखने जाना था बॉम्बे में तो 1.5 महीना मेरे पापा मेरे साथ रहे थे अपना ऑफिस को छुट्टी लेके। तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्लस उनका इंटरेस्ट भी है कि मेरी बच्ची कुछ बने। हाँ। जब मैं अपनी प्रैक्टिस करती थी कथक की क्लास के बाहर तो मेरे डैडी 4-4 घंटे खड़े रहते थे ऑफिस आवर्स से आने के बाद। तो ये मैं जो भी हूँ ये मेरे पेरेंट्स की डेडिकेशन की वजह से ही हूँ। बच्चे को आप कंफर्ट देते हो, आप वहाँ तक लेकर गए, आपने उसको अंदर बूस्टअप किया कि नहीं बेटा अगर डांट भी पड़ रही है तो सह लो, लेकिन तुम्हें कुछ बनना है। हाँ। नहीं तो बहुत सारे पेरेंट्स आजकल बहुत पैम्परिंग करके बच्चों को रखते हैं कि ठीक है मैडम ने डांट दिया आज के बाद जाना नहीं, ऐसा हो गया। ज़्यादातर यही होता है। उसमें आपका ही लॉस हो रहा है, आपका बच्चा कुछ भी नहीं बन पाएगा और इन फ्यूचर आपका बच्चा वो चीज़ सीख जाएगा कि अरे मुझे तो ट्रिक करना आ गया, मैं रोऊंगा वो चीज़ मान ली जाएगी, मुझे उस चीज़ से हटा दिया जाएगा। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, मैं तो ओल्ड स्कूल होके बहुत खुश हूँ कि ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग जो होती है वो आप अग्री उतना आज के टाइम पे नहीं करते हैं, लेकिन मैं करती हूँ उस चीज़ को कि जो मेरे पेरेंट्स ने रूट्स मेरे अंदर डाले, आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि आज मैं PhD कर पाई, इस चीज़ को दूसरे में भी लेकर आ पाई, इतने सारे बच्चों को भी वो दे रही हूँ। और सबसे प्राउड मोमेंट मेरे लिए वही है कि जब भोपाल में कल्चरल डिपार्टमेंट ने मुझे अपना सबसे पहला शो दिया था, मेरे डैड लिटरली रो रहे थे बिकॉज़ वो मेरे लिए प्राउड था कि उनकी बेटी को स्टेज पे जो सम्मान मिल रहा था। आज मेरे वजह से मेरे पेरेंट्स जो पूरा ऑल ओवर इंडिया के बाहर सब ट्रैवल करते हैं एज एन आर्टिस्ट के पेरेंट्स, वो उनके लिए बहुत प्राउड है। तो वो चीज़ देखकर मुझे भी सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं मिलता है। इट्स नॉट अबाउट अर्निंग कि आप कितना अर्न करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्टफुली क्या चीज़ अर्न करके दे रहे हो, वो जो खुशी होती है वो प्राइसलेस है। तो मेरे लिए तो वही सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है जब मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में दूसरों को बताते कि हमारी बेटी है, हमारी बेटी ने आज ऐसा किया, हमारी बेटी उस स्कूल में जाती है, हमारी बेटी के स्टूडेंट्स हैं। हाँ। तो मेरे लिए तो वही नेशनल अवार्ड और ऑस्कर सब कुछ है, उनकी खुशी। जी, पेरेंटिंग की बात की हमने, पेरेंट्स की बात की कि पेरेंट्स कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। पेरेंट्स से हमें कितनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि इन फ्यूचर हम भी अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को अच्छा करियर अडॉप्ट करने के लिए या उनके गाइडेंस के लिए अच्छा एक रास्ता दे पाएँ। क्योंकि इतने घंटे खड़े होना और उसके बाद भी अपना जो एक पैनिक मोड है या एक जो थकान है वो कभी भी शक्ल पे नहीं आती है। ऐसे बहुत कम पेरेंट्स होते हैं, पर जो होते हैं दैट आर कमेंडेबल। कथक में या मैं बोलूँ कि मोस्टली क्लासिकल डांस फॉर्म में लड़के डांस करते हैं, उनको इंटरेस्ट भी रहता है, पर कुछ जजमेंट के मारे या कुछ शाइनेस के मारे वो लोग कंटिन्यू नहीं करते। तो उस पे आपका क्या कहना है? ये क्वेश्चन अच्छा हो तुमने पुटअप किया, क्योंकि आज भी भले हम कितना ही मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हाँ। फिर भी एक मेंटेलिटी सबके अंदर रहती ही है डांस को लेके कि अगर आप बॉलीवुड कर रहे हो ना तो आप डूडो हाँ, राइट। अगर आप बॉलीवुड कर रहे हो, आप बहुत मैस्कुलिन हो, अरे इसके अंदर तो एबिलिटी है, तो डांस करता है यार। मतलब आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, और अगर आप बॉलीवुड करते हो और बहुत अच्छा करते हो तो आपका अलग ही ऑरा बन जाएगा। वहीं पे अगर आप लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम सिर्फ डांस का ही क्यों, अगर मैं बोलूँ कि कोई बंदा क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहा है या वोकल सिंगिंग भी कर रहा है ना, तो उसको उतना हाइप नहीं देंगे जितना एक बॉलीवुड वाले बंदे को आप दे दोगे। हाँ। तो वो इसीलिए गलत है वहाँ पे, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आप यहाँ पे कला को ही डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। व्हाट इफ अगर कोई भाव है और अगर कोई भी लड़की, लेट्स कह सकते हैं हम कि
कोई भी लड़की अगर कुछ श्रृंगार रस का कर रही है, कुछ फेमिनिज्म बोल सकते हो, या फिर फेमिनाइन कुछ नहीं, एकदम प्योर फेमिनाइन भी इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि हाँ। मैंने अभी अर्धनारीश्वर का आपको जो एग्जांपल मैं दूंगी ना, हाँ उसमें आप एकदम ये भी नहीं कह सकते हो कि बहुत सौम्य उन्होंने किया या बहुत रौद्र तरीके से किया। वो मिक्स जो उन्होंने मिक्सचर जो किया है ना, वो इस चीज़ को लेकर है कि उसी चीज़ की इक्वालिटी वो दिखा रहा है। जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार लड़का करेगा तो वो आप उसको एकदम लुक अपॉन ऐसे करते हो, लुक डाउन करते हो, और अगर लड़की करेगी तो अच्छा है, या दूसरा लड़का दूसरा फॉर्म करेगा तो अच्छा है। मेरे खुद के फ्रेंड्स भी जो जैसे हम डांस सीखते हैं, कथक कला केंद्र है, कथक केंद्र है, या दूसरी जितनी भी जगह हैं, आप जहाँ भी देखो सबसे ज़्यादा मेल डांसर्स ही मिलेंगे आपको कथक में, और वो हमसे फार बेटर करते हैं। इस चीज़ को कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, बिकॉज वो हमसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं। हाँ जब भी आपको स्पिन्स लेने, सबसे ज़्यादा स्पिन्स लड़के लेते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेजेंडरी हमारे पंडित महाराज जी हैं, मतलब बिरजू महाराज जी है, वो खुद भी तो जेंट्स थे, उन्होंने उस टाइम पे डांस का घराना नाचा है। हाँ जब तो ये चीज़ लड़का लड़की तो छोड़ो, डांस ही सिखाना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो आपको अगर कोई सर्टन एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, अगर आपको मोहिनी अवतार करना है, अगर विष्णु जी ने भी उसको किया है, तो आप उस चीज़ को कैसे रोक सकते हो या कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर आपको लड़की दिखाना है, मूवी में अगर लड़की का कैरेक्टर कोई लड़का पोर्ट्रे करता है तो वो आपको फनी लगता है ना, उसका रोल जो रहेगा आपका हो कि नहीं ये तो बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, इसने तो बहुत अच्छा किया। तो सेम चीज़ यहाँ भी है ना बॉस, कि अगर आपको कोई कथक का कोई आपको एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, हाँ किसी लड़के को अगर दिखाना है कि लड़की चलते हुए आ रही है, तो वो लड़के की तरह चल के नहीं दिखा सकता है, उसको फेमिनिन होना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ उसको फेमिनिन होके ही उस एक्सप्रेशन को दिखाना पड़ेगा, तभी आप समझोगे कि लड़की आ रही है। लड़की आ रही है। लड़का लड़के की तरह ही चल के आएगा तो कैसे समझोगे कि वो लड़की आ रही है? हाँ आप नहीं बता सकते। और उस एक्सप्रेशन पे उस बंदे को जज करना बहुत गलत है। हाँ आप उसके आर्ट फॉर्म को अप्रिशिएट करो कि वो लड़का हो के लड़की से अच्छे एक्सप्रेशन दे रहा है, उसके अंदर चक्कर लगाने की आपसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उसके अंदर शार्पनेस आपसे ज़्यादा है, उसके अंदर सीखने की ललक आपसे ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात, आपसे ज़्यादा फेलियर को वो अडेप्ट करने की दम रखता है। क्यों? क्योंकि वो लड़का हो के उस चीज़ को कर रहा है। हाँ वो आपके जजमेंट्स को भी अपने अंदर ले रहा है कि ठीक है, मुझे डांस करना है, मुझे डांस पसंद है, जो भी एक्सप्रेशन अगर मुझे करना भी पड़ा मैं करूँगा। हाँ एटलीस्ट वो अपना 100% दे रहा है, तो यू शुड अप्रिशिएट इट। उसमें आपको वहाँ ये नहीं सोचना है, जेंडर आपको बायस नहीं होना है। वहाँ आपको ये देखना है कि मेल होके भी उसने फीमेल का बहुत अच्छा कैरेक्टर करके दिखा है। तो मेरे लिए तो ये है। और मेरे फ्रेंड्स भी, कुछ फ्रेंड्स हैं जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स इसीलिए डांस को छोड़ चुके हैं क्योंकि वो बुलीनेस वो झेल नहीं पाए। बट ये कल्चर हमें हटाना चाहिए। जो जजमेंट है हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में, लोग बोलते ज़रूर हैं कि नहीं हम जज नहीं करते, हम कुछ बोलते नहीं हैं, बट वो एक्सेप्टेंस ना लोगों में रहती है ना उस सामने वाले में रहती है कि आप जज कर रहे हो। हाँ, क्योंकि आप एक साइड वे लेते हो। हाँ, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू इग्नोरेंस ओनली। आप उस इंसान को इग्नोर ही कर रहे हो। इग्नोर करना यानी कि आप उसको अलग ही कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा फ्रेंड आर्टिस्ट है, अरे आर्टिस्ट है, वहीं पे कोई थिएटर आर्टिस्ट होगा ना, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन आप डांसर को एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो चीज़ आपको वहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि वो भी उसका प्रोफेशन है। करेक्ट। हाँ। और अगर मैं तो कह रही हूँ प्रोफेशन नहीं भी है, अगर बायोलॉजिकली भी आप वैसे हो, आप वो सोच रख रहे हो, आपकी लाइफ है एट द एंड, आपको कैसे रूल करना है उसके राजा आप खुद होने चाहिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज आपके बिहेवियर से आपको करनी चाहिए, बोलने से नहीं करनी चाहिए। बोलने से कभी कुछ नॉर्मलाइज नहीं होता। दी आखिरी क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे अपना पोस्ट के व्यूअर्स के लिए?
मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि जैसे मैंने लास्ट नोट पे भी यही एंड किया कि बोलने से चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती है, तो वैसे ही कथक हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, आपका बच्चा जो करना चाहे उसको सपोर्ट कीजिए, उसकी कला को निखारिए और उसमें थोड़ा सा ट्रस्ट आप दिखाइए, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। तो अगर उन्होंने उनके एंड से आप पे भरोसा किया तो आप भी कीजिए, क्योंकि अगर आप दोनों साथ चलेंगे तभी हमारा नेशन कुछ कर पाएगा। और ओलंपिक्स में जैसे इतने मेडल्स आ रहे हैं, पैरा ओलंपिक्स में इतने मेडल्स आ रहे हैं, तो लिमिट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका सपोर्ट सब कुछ है। तो बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी। दी अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, दैट इज़ रैपिड फायर राउंड। तो आप वन लाइनर्स बोल सकते हो या आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको मन करे। ठीक। आपके पहले गुरु का नाम? मेरी मम्मा डॉक्टर चित्रापति। ओके। आपका फेवरेट कथक मूव? स्पिन्स सबसे ज़्यादा मुझे चक्कर। स्पिन्स विद मुद्रा या कुछ ऐसी सिर्फ स्पिन में? नहीं, सिंपल सिंपल। ओके। कथक के बिना आपकी ज़िंदगी कैसी है? ब्रेथलेस। पसंदीदा मंच कौन सा है आपका? आर्टिस्ट के लिए तो कोई भी मंच अच्छा ही होता है। और क्या कथक डांसर होने के दौरान आप डाइट का भी ध्यान रखते हैं? हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका वेट बड़ा रहेगा ना, डांस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। स्टेमिना बिल्ड नहीं होता, एक्चुअली प्रॉब्लम है स्टेमिना बिल्ड नहीं होता। और क्या इंस्पिरेशन आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहेंगी एक लाइन में? वर्क हार्ड, स्मार्ट एंड वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच दी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि कथक वर्ड का मतलब क्या है। कितने घराने होते हैं, जैसे म्यूज़िक में बहुत सारे घराने होते हैं हमारे पास, वैसे ही क्लासिकल में हमारे पास वेद प्लस घराने होते हैं। तो हमें आज 5 वेद पता पड़े हैं, दैट इज़ 5th वेद जो हमारा है वो नाट्य वेद है। इसके अलावा हमें जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका एक्सपीरियंस रहा वो उनने हमें बताया, कैसे हम पेरेंट्स को यंग जनरेशन को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं और कैसे हम फेलियर को फेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें डॉक्टर स्वाति संजय पिल्ले जी ने बताई है। मैम, हम एक लास्ट चीज़ हम आपके लिए करना चाहेंगे। हम ग्रीनरी को बहुत सपोर्ट करते हैं और हम आपको एक अपनी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहेंगे, जिससे ये एक हमारी तरफ से एक पहल है ग्रीनरी के ज़रिए